तो क्लास वेलकम बैक बच्चों। तो फिर बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। तो वो आखिरी के दो टॉपिक बचते हैं, कोशिश करते हैं आज ही खत्म करें, देखते हैं बाकी क्या रह जाता है अगर रहा तो पढ़ना शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पढ़ना। करेगा बहुत आराम से। चलो करते हैं बात। तो क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? आपके हिसाब से आपने बहुत कुछ पढ़ा, क्या है? देखते क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फ्यूचर की जनरेशन के लिए है ये उसमें, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मेरा ख्याल तो 9th 10th में भी कभी ये वर्ड सुने होंगे। कभी सुने 9th 10th में वर्ड? वही बता दो, क्या रहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? हम्म। बाबू, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट ना फर्स्ट टाइम एम्फासिस हुआ कब? फर्स्ट टाइम फोकस में आया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीडी की पहली मीटिंग में आया। ठीक है जी। सर मतलब बड़ा सिंपल सा यही है कि जो डेवलपमेंट करो, ये नहीं करा कि डेवलपमेंट रोक दो, पर डेवलपमेंट उस हिसाब से करो जो आपके फॉर फादर आपके लिए एनवायरमेंट या सब चीजें रिसोर्सेस छोड़कर गए हैं ना, किसी भी हाल में अपनी आने वाली जनरेशन को उससे कम नहीं देना। या तो ज्यादा दो, और अगर ज्यादा नहीं दे सकते तो इक्वलेंट तो छोड़ जाओ उनके लिए। पुराने टाइम में एक ऐड आता था बेटा, मेरे को बहुत बहुत इंस्पायर करता था वर्ड। दिखाते थे कि ट्रैफिक लाइट हुई, रेड हो गई लाइट। ठीक है जी। एक छोटी सी बिटिया बैठी है अपने पापा के बगल में। ठीक है जी। उसने अपने फादर को कहा, आप कार क्यों नहीं बंद कर रहे?" उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, एसी नहीं चलेगा, ये नहीं होगा। तो वो बोलते पेट्रोल नहीं खर्च होता, अरे होता है खर्च, बंद तो कर दो, या हमारे लिए कुछ भी छोड़ के नहीं जाना। तो बात बड़ी सिंपल सी है बेटा, जो एनवायरमेंट, जो रिसोर्सेस हमारे फोरफादर हमारे एंसेस्टर
हमारे लिए छोड़कर गए, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए एटलीस्ट हम उतना छोड़कर जाएं, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी उतनी छोड़कर जाएं, रिसोर्सेस भी उतने छोड़कर जाएं जितने हमने इनहेरिट करे थे। ठीक है ना जी। एक बड़ी फेमस डेफिनेशन है, वो मैंने भी आपको पढ़वाई भी थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, यहीं कहीं पर लिखी हुई है। एक सेकेंड दो मुझे। बाबू ये पैराग्राफ, development that meets the need of present generation without compromising the ability of future generation to meet their own need. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि डेवलपमेंट मत करो, डेवलपमेंट करो, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। ऐसा नहीं है कि आपको अपने किसी तौर तरीके में बदलाव करना है या आपको डेवलपमेंट नहीं करनी, कि आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं जीनी, सब कुछ जियो, जैसे कर रहे हो वैसे ही करो, बट फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, इस चीज का ध्यान रखो। फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़ जाए चीजों से, ये बात करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अभी तक जितनी बात बोली सब समझ में आई? सिंपल है टॉपिक तो, खैर यार ये मेरे को लगता है तो पढ़ा भी हुआ होगा, कभी ईवीएस में पढ़ा होगा शायद ये टॉपिक आपने। तो वो करते हैं खैर बात आगे, चलो पढ़ना स्टार्ट करना भी, सेम टॉपिक कंटिन्यू है, आगे की बात चलती है। पढ़ना पढ़ना एज इट इज पेपर में बहुत बार फंसता है, आएगा इस बार भी आएगा, पक्का। बेटा इसने एक बात बोली, एक बात बोली हरमन डेली के हिसाब से, हरमन डेली लीडिंग एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट रहे हैं, ठीक है जी, नाम ही ऐसा है एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट, तो समझ में भी आ गया होगा। और वो अभी भी इसमें फर्स्ट लाइन में भी यही बात बोली, इकोनॉमी और एनवायरमेंट गो हैंड इन हैंड, साथ साथ चलते हैं बेटा, एक भी पीछे छोड़ोगे दिक्कत आप ही को होगी। तो हरमन डेली ने बात बोली, टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉलोइंग थिंग्स नीड टू बी डन, कुछ चीजें आपको करनी पड़ेंगी अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हो। सबसे पहली चीज जिन्होंने फोकस करी वो यही थी बेटा, लिमिटिंग द पॉपुलेशन टू अ लेवल विद इन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट। सबसे पहले आप अपनी पॉपुलेशन को लिमिट में लाओ, ठीक है जी। हमारे साथ तो परेशानी हम समझ नहीं सकते हो, अभी तक भी लिमिट में नहीं है और आगे कब तक लिमिट में नहीं आएंगे पता नहीं है, कोई लॉ ही नहीं। और इंडिया में ना भाई साहब लोगों को ये समझाना पड़ता है कि लॉ होगा तो ही बात मानोगे, वरना लोग बात भी नहीं मानते यार, चक्कर ये भी है। अगर कितनी बार सरकार कहती है कि पॉपुलेशन को लिमिट में करो, तो सुधरना नहीं हमने कभी जिंदगी में, लॉ होगा तो शायद सुधर भी जाए। तो भाई 140 करोड़ होने के बाद भी लॉ नहीं है, अभी किस तेजी से हम बढ़ रहे हैं पता ही है आपको। तो सबसे पहले तो अर्बन दिल्ली के हिसाब से अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हो, फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ छोड़ना चाहते हो, सबसे पहले तो पॉपुलेशन लिमिट में होनी चाहिए। अगर पॉपुलेशन लिमिट में होगी, अनलिमिटेड पॉपुलेशन होगी, तो वैसे ही नहीं कुछ छोड़ोगे भाई, ठीक है ना जी। और वो पांचवी बात सबसे सिंपल है, इसलिए पांचवी बात भी मैं बढ़ा देता हूँ बेटा। पांचवी बात यही थी, इनएफिशिएंसीज अराइजिंग आउट ऑफ पॉल्यूशन शुड बी करेक्टेड। पॉल्यूशन ने जितनी गड़बड़े करी है ना बेटा, वो ठीक होनी चाहिए। और सर देखो, इन्होंने तो आगे खैर कुछ नहीं लिखा, पर मैं जो समझता हूँ बेटा,
5 दिन ही होना चाहिए वर्किंग डे, 2 दिन ना प्रॉपर लॉकडाउन होना चाहिए, अगर सच में आप पोल्यूशन को करेक्ट करने की बातें करें। अगर आप ये कहोगे ना छुट्टी करनी है कर लो, नहीं करनी ना करो, तो आप देखते हो बाजारों में भी हालात, कहने की बात है मंगलवार हम छुट्टी कहते हैं, 2-4 दुकानें फिर भी लोग खोल लेते हैं, और लोगों को चैन नहीं है, लोगों को लगेगा ना यहाँ से कमाया जा सकता है, तो लोग कमाई के पीछे इतने भाग रहे हैं। सर अगर आपने सच में वो इनएफिशिएंसीज करेक्ट करनी है जो पोल्यूशन की वजह से राइज होती हैं, उसका तरीका प्रॉपर लॉकडाउन ही है। सब फैक्ट्रीज बंद, सब पेट्रोल, जब फैक्ट्रीज बंद, कोई दुकान नहीं खुलेगी, लोग बाहर भी क्यों निकलेंगे, सारा दिन पेट्रोल डीजल भी क्यों फूकेंगे, हर तरफ हर चीज बंद कर दो, होटल भी बंद कर दो, पिकनिक स्पॉट सारे बंद कर दो, वरना लोग अपने शहरों से छोड़ के दूसरे शहरों में भागेंगे, तभी शायद पॉल्यूशन की इनएफिशिएंसीज करेक्ट हो सकती है। वरना पॉल्यूशन उस लेवल पर है बेटा, ये बात मैं शायद 11th में भी करता हूँ आपसे, पता नहीं आपने सुनी है कि नहीं, जो नए बच्चे हैं मैं बता देता हूँ उनको ये बात। भाई पॉल्यूशन उस लेवल पर है कि अगर आप सहारनपुर जैसी सिटी में रह रहे हो और आपके पास कोई ऐप नहीं है, तो आप एक दिन में इतना धुआं अंदर ले जा रहे हो जितना 10 सिगरेट पीने से जाता है, यानी कि 10 सिगरेट तो हम सारे पी रहे हैं। दिल्ली में हो तो 15-18 के बराबर है, 15-18 सिगरेट रोज, जस्ट डबल। तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स के हालात हैं छोटे से छोटे शहर के। हमारा शहर कोई इतना नहीं है कि इतनी इंडस्ट्री लगी हुई है, तब भी बाबू इतना AQI खराब रहता है, हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब रहता है। तो अगर यार पॉल्यूशन की जो इनएफिशिएंसी है वो करेक्ट करनी है, उसका सोल्यूशन वही है जो मैंने आपको बताया। तो बाबू 5 में से 2 बातें समझ में आई अर्बन दिल्ली की। तो भाई पॉपुलेशन पर लिमिट लगाओ, एक पॉल्यूशन की इनएफिशिएंसीज को खत्म करो, वरना क्या होगा ना, जो अच्छे खासे रिसोर्सेज आप फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा भी रहे हो ना, पोल्यूशन चलता रहेगा तो पोल्यूशन उन रिसोर्सेज को भी कबाड़ा करता रहेगा। आगे बढ़ाएगा तो वो बीच की 3 बातों में से बेटा दूसरी बात लिखी हुई है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस शुड बी इनपुट एफिशिएंट नॉट ऑफ इनपुट कंज्यूमिंग। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ऐसी करो कि इनपुट एफिशिएंट हो, वो इनपुट कंज्यूमिंग नहीं। कहने का मतलब ये है कि बेटा एक गाड़ी बनी, वो 1 लीटर पेट्रोल में बेटा 12 किलोमीटर चलती थी, और आपने नई गाड़ी बनाई, सर तभी मैं उसको टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस बोलूंगा जब वो 1 लीटर में 15 किलोमीटर चले। सर इनपुट एफिशिएंट बनी ना ये टेक्नोलॉजी, पहले 1 लीटर पेट्रोल लगता था तो 12 किलोमीटर की चलती थी, अब 15 किलोमीटर, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो 20 किलोमीटर, डेवलपमेंट हो 25-30 किलोमीटर चले। वही अच्छा है, तभी फ्यूचर जनरेशन के लिए पेट्रोल छोड़ पाओगे, वरना खत्म करके ही मानोगे तुम। अगर अगर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ऐसी हो कि 1 लीटर में मैं 12 के बाद आ गया 10 किलोमीटर पर, फिर आ गया 8 किलोमीटर पर, सर वो सच मायने में अर्बन डेले के हिसाब से टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कर ही नहीं रहे हो। फिर आप इनपुट कभी नहीं छोड़ कर जा सकते, तब आप रिसोर्सेज छोड़ के नहीं जाओगे, सब खत्म करके ही मानोगे फिर तो। समझ में आई बेटा 3 बातें। बाबू एक चौथी बात पहले बताता हूँ, लिखा हुआ है फॉर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज द रेट ऑफ डिप्लीशन शुड नॉट एक्सीड द रेट ऑफ क्रिएशन ऑफ रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट। शायद बात पढ़ने में भी समझ में आ रही होगी, पर मैं एक बात बोलता हूँ, और वो कहता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी को आप देखोगे ना, अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी सब समझते हैं जो रिन्यू नहीं हो रहे बेटा, ठीक है जी, जिनको रिन्यू होने में बेटा कई सेंचुरीज लग जाती हैं, जैसे कि पेट्रोल जैसी बात, कोल जैसी बात, रिन्यू होने में कई साल का समय चाहिए इनको, ऐसे नहीं रिन्यू हो जाते बेटा कि दोबारा बन रहे हैं फटाफट से। समझ में आ रही बात, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी कहता है, अगर आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करोगे द रेट ऑफ डिप्लीशन शुड नॉट एक्सीड द रेट ऑफ क्रिएशन ऑफ रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट। उनको डिप्लीट करना, जिस रेट पे हम डिप्लीट कर रहे हैं ना, वो कभी भी रेट ऑफ डिप्लीशन ज्यादा ना हो जाए रेट ऑफ क्रिएशन ऑफ रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट से। कहने का मतलब है बेटा रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट आगे निकल जाए और उनका रेट ऑफ डिप्लीशन पीछे रह जाए, ऐसा कुछ करो। और एक्चुअली में बेटा हम कर रहे हैं, ईवी का इमरजेंस तो हो ही गया, 2 व्हीलर में इलेक्ट्रिक व्हीकल कामयाब हो गए हैं, अब पेट्रोल हम उतना डिप्लीट नहीं कर रहे, जबकि रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट आगे निकलता चला जा। ऐसा कुछ चाहिए बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, तभी हम शायद फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ के जा पाएंगे, ठीक है ना।
और थर्ड पॉइंट पढ़ना बेटा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड बी एक्सट्रैक्टेड ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस, दैट इज द रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन शुड नॉट एक्सीड द रेट ऑफ रीजनरेशन। तो वो कहता है अगर मैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करूं, इस बात का यही मतलब है, रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन शुड नॉट एक्सीड द रेट ऑफ रीजनरेशन। अगर कोई चीज रिन्यू हो भी रही है तो एक्सट्रैक्शन का रेट हमेशा कम रहे, पूरा ना खा जाए बेटा, एक्सट्रैक्शन का रेट कम रहे, रीजनरेशन का रेट हमेशा ज्यादा रहना चाहिए। साल भर में मान लो मैं कोई चीज रिन्यू होती है, 20,000 टन एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, तो बेटा 20,000 टन से ज्यादा ही वो बननी चाहिए, रीजनरेट होनी चाहिए। अगर मैं एक्सट्रैक्ट करता रहूंगा 40,000 टन 40,000 टन 40,000 टन और बनती एक साल में 5,000 टन है, तो कभी भी नहीं बचेगा फ्यूचर जनरेशन के लिए, कभी बचा ही नहीं सकते आप, खत्म ही हो जाएगा वो भी एक दिन। तो वो रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन शुड नॉट एक्सीड द रेट ऑफ रीजनरेशन। समझ में आती है भाई? अब बेटा दोबारा से अगर कंक्लूड कर दूं तो अरमान डेले ने क्या कहा, अरमान डेले एक लीडिंग एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने बोला टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉलोइंग थिंग्स नीड टू बी डन। 5 चीजें करनी है आपको। लिमिटिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन टू अ लेवल विद इन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट, पहली बात मैंने पढ़ाई। इनएफिशिएंसीज अराइजिंग आउट ऑफ पोल्यूशन शुड बी करेक्टेड, दूसरी बात मैंने पढ़ाई। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस शुड बी इनपुट एफिशिएंट नॉट ऑफ इनपुट कंज्यूमिंग। For renewable resources of energy, renewable resources of energy should be extracted on a sustainable basis. That is, the rate of extraction should not exceed the rate of regeneration. And for non-renewable resources of energy, the rate of depletion should not exceed the rate of creation of renewable substitute. ये 5 बातें उन्होंने बोली, 5 बातें होंगी तो ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी, वरना नहीं। कोई भी एक हटा दो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिखाई नहीं। क्लियर है बात? समझ में आई बात? अब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ही स्ट्रेटजीज हमारे पास है, 8-9 हैं। मैंने ऐसा सोचा था कि आज मैं 3 कम से कम करा दूं, पढ़वा भी दूं और इतना लिखवा भी दूं। देखते हैं भाई कितना कर पाते हैं, पढ़ना चला फटाफट से। चलो, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कुछ स्ट्रेटजीज हैं, कोर्स में मैंने बताया 9 के आसपास हैं। पहली पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। पहली में लिखा हुआ यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये कहते हैं नॉन कन्वेंशनल चीजों को यूज करना शुरू करो एनर्जी की। अब वो आप समझते हैं कन्वेंशनल चीजें क्या है या नॉन कन्वेंशनल क्या है? कन्वेंशनल मतलब बेटा जिनकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है, जब वो डिस्कवर हुए, कई साल हो गए डिस्कवर हुए, कई साल से हमारी नॉलेज है और कई साल से हम उनको यूज करते आ रहे हैं, उनको हम बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जिनकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, जो बेटा इतिहास में 100 साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले डिस्कवर हो चुके हैं और उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। बाबू इसका ये क्या कहना चाहता है, कहता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को यूज करो। नॉन कन्वेंशनल क्या है? जो बेटा हाल ही में डिस्कवर हुई है, जिनकी कोई बहुत बड़ी हिस्ट्री नहीं है, जो 15 साल में, पिछले 20 साल में, 5 साल में, 10 साल में डिस्कवर किया है हमने। बाबू देखो, इंडिया में ना बहुत टाइम से, हम इंडिया की एनर्जी नीड बहुत टाइम से 2 चीजों पे डिपेंड करती है। हाइड्रो पावर स्टेशन, हाइड्रो पावर प्लांट आपने पढ़ा, और थर्मल पावर प्लांट। इंडिया बिजली इन्हीं दोनों से जनरेट करता है। अब हाइड्रो पे भी हमारी डिपेंडेंसी काफी खत्म हो गई है, हम थर्मल पावर प्लांट पे पूरे तरीके से पहुंच चुके हैं। समझते हो हाइड्रो? हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। अब वो अगर मैं बात करूं, ये दोनों ही एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं और बहुत तगड़ा बचाते हैं। मैं क्यों थर्मल पर शिफ्ट करा मैं ये भी बताऊंगा, इंडिया ने क्यों सोचा कि मैं थर्मल पे शिफ्ट कर रहा हूँ। ऐसी बातें नहीं है आपके कोर्स में, पर मैंने बताया भी था आपको कि मैंने चीजों में बहुत मत्ता बच्ची की है, मुझे बहुत अच्छे से आइडिया एक एक वर्ड का कि क्या लिखते हैं इनसे। तो वो हाइड्रो पावर प्लांट वाटरवेज थे, ठीक है जी, बड़ी बड़ी नदियों में, बड़े बड़े ओशंस में हम लगाते थे कि बिजली जनरेट हो। पर बेटा ऐसा नहीं हो सकता कि वो कहीं पर भी इंस्टॉल हो जाते हैं, किसी भी नदी में कभी भी किसी भी जगह पे कर दो इंस्टॉल। उसके लिए बेटा कहीं ना कहीं आपको नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर को डिसरप्ट करना ही पड़ता है, ठीक है ना। एक नदी इस डायरेक्शन में जा रही है और पता लगा कि इस डायरेक्शन में तो बिजली जनरेट नहीं होगी, अगर ये वाटर का फ्लो यहाँ से वहां कर दिया जाए तो ही बिजली जनरेट होगी। आपने वहां पर क्या किया, पावर प्लांट लगाया और इसका मुंह मोड़ दिया उसकी तरफ। तो आप खेल किसके साथ रहे हो? नेचर के साथ, प्रकृति के साथ खेल रहे हो। सर प्रकृति खेलने की चीज है, फिर वो जो अपना विकराल रूप धारण करती है बेटा, फिर वो ह्यूमन लॉस होता ही होता है।
पता ही है आपको इस चीज का। तो भाई कहीं ना कहीं आप देख रहे हो ना, हमने नेचर के साथ खिलवाड़ तो कर दिया, फिर वो तो कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही नहीं हुई अगर आप नेचर के साथ खिलवाड़ करें। और रही अगर मैं बात करूँ थर्मल पावर स्टेशन की बात, और हम क्यों शिफ्ट करे थे भी बताता हूँ। थर्मल पावर स्टेशन ना बेटा क्या करता है, ये ना न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करता है। और न्यूक्लियर एनर्जी मतलब थर्मल पावर स्टेशन में बेसिक इनपुट जो यूज होता है वो कोल यूज होता है। और इंडिया के पास ना कोल रिजर्व सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। तो इंडिया ने इसी वजह से सोचा था कि मैं कोल का यूज करता हूँ, थर्मल पावर स्टेशन पे शिफ्ट हो जाता हूँ, न्यूक्लियर एनर्जी से जनरेट करना अभी इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू हाइड्रो पावर स्टेशन। तो हम शिफ्ट हो गए थर्मल पावर स्टेशन पर वो ठीक हुआ। अब आपको कोल के तो बारे में आइडिया ही है, वो तो ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करेगा ही करेगा, बिना CO2 के तो तब कुछ होएगा ही नहीं कोल में। तो अगेन एनवायरमेंट को नुकसान है। वो ये कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो मैंने दोनों बोले, इनकी लॉन्ग हिस्ट्री है, डिस्कवर हुए भी इनको कई साल हो चुके हैं और कई सालों से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। पर बाबू अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हो तो आपको नॉन कन्वेंशनल चीजों पे जाना है, जिनको हमने हाल ही में डिस्कवर किया। सोलर एनर्जी, अभी तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस भी कर चुकी है बहुत सारे प्लान। आप देख रहे हो धीरे धीरे लोग सोलर पे जा रहे हैं। आपके शहरों में भी बेटा कहीं होटल्स पर प्लांट लग रहे हैं, कहीं रेस्टोरेंट पर प्लांट लग रहे हैं, जा रहे हैं ना हम सोलर पर। विंड एनर्जी, मैं कहता है ऐसी चीजों पे शिफ्ट हो जाओ अब तो, अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हो तो। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात, नॉन कन्वेंशनल चीजें क्या है। आगे बढ़ सकते हैं, चलो जी आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। यहाँ से पेपर में कुछ ना कुछ कंफर्म आना चाहिए, मेरे को लगता है वो हर वन डेले वाले 5 पॉइंट जरूर आ सकते हैं, जरूर। पढ़ते हैं जी, LPG गोबर गैस इन द रूरल एरियाज, फटाफट से पढ़ना। LPG एंड गोबर गैस इन द रूरल एरिया। बेटा जो रूरल पीपल हैं वो मेनली बेटा एनर्जी के लिए दो चीजों पर डिपेंडेंट रहते हैं, वुड एंड काउ डंग। अगेन दोनों के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हैं और खराब है। सर वुड के लिए क्या करोगे, पेड़ ही तो काटोगे, डिफॉरेस्टेशन। और काउ डंग बाबू, जो उपले बनाकर आप चलाते हो, धुआं तो देखो, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूट करेगा ही करेगा, वो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि नहीं करेगा। ठीक है जी। अब उस सरकार ने दोनों से बचने का तरीका निकालने की कोशिश करी। बेटा गवर्नमेंट ने उज्ज्वला भारत योजना निकाली, उज्ज्वला योजना निकाली, जिसमें जो वुमेन्स हैं बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको हम सब्सिडाइज रेट पर या फ्री ऑफ कॉस्ट LPG सिलेंडर देंगे। तो गवर्नमेंट ने ये किया। दूसरा बेटा रही गोबर गैस या काउ डंग को यूज करने की बात, बेटा गोबर गैस प्लांट देने शुरू करे सरकार ने। इवन बेटा ये तो अब मतलब गांव की बात तो बहुत दूर हो गई, शहरों में भी बेटा कहीं ना कहीं घर पर आए थे नगर निगम वाले, शायद आप सबके भी घर पर आए होंगे, एक बॉक्स सा लाए थे। ठीक है जी, ऑटोमेटिक बॉक्स है, जितना भी घर का कूड़ा कचरा वगैरह थे इसके अंदर ही डालना है, 10-15 दिन बाद ऑटोमेटिकली खाद में कन्वर्ट हो जाएगा। और तो यार हमारे लिए खाद का कुछ नहीं अर्बन एरियाज में। पर बाबू सरकार ने गोबर गैस प्लांट बांटने शुरू करे ऑन इजी लोन और ना सब्सिडाइज रेट। अब होता क्या है बेटा, गोबर गैस अगर आपको बनानी है, द बेसिक इनपुट रिक्वायर्ड इज गोबर, यानी कि काउ डंग। अब काउ डंग का वहां इस्तेमाल करोगे, ठीक है जी, गैस मिलेगी, गैस का इस्तेमाल घर में हो जाएगा। और जो स्लरी लेफ्ट होगी, स्लरी वो लेफ्ट ओवर को ही बोल रहे हैं बेटा, बच्चों रेजिड्यू बचेगी गोबर गैस प्लांट की, जो स्लरी बचेगी बेटा, दिस इज अ वेरी गुड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ठीक है जी, यही आपके खेतों में भी काम आ जाएगा। रूरल एरिया में तो कंसेप्ट कामयाब है, कोई डाउट ही नहीं है। पर अर्बन एरिया में जिनके भी घर नगर निगम वालों ने बांटे ये चीजें, अब उनको ये लगा जो स्लरी है, बात तो फिर वही है, उतनी गंदगी हमने दोबारा क्रिएट कर ली। नगर निगम ने यही बोला था, सारमोड नगर निगम ने, घर घर पर बंदा भी आता, पूछ लेना आपके घर में भी 100% आता, कि आप डस्टबिन का यूज मत करो, हमसे प्लांट खरीद लो। 5-7-10 दिन के बाद ये ऑटोमेटिक क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, गैस खाद बन जाएगी। पर करोगे क्या उसका खाद का, हमारे यहाँ तो ऑप्शन भी कुछ नहीं है। वो तो यूज कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। आगे बढ़ाए बात, चलो चलो बाबू पढ़ना है।
बस बस। बस इतना सही होता है। वो सीएनजी इन द अर्बन एरियाज। अब तो खैर आपने इसके बारे में अच्छा सुन लिया। पेट्रोल डीजल व्हीकल को हम रिप्लेस करना चाहते हैं ईवी से। और अगर फोर व्हीलर में ईवी कामयाब नहीं भी हो रहा अगर अभी तक, तो सीएनजी बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है जी, एवरेज भी बहुत अच्छी देता है। ठीक है जी, और सस्ता भी बहुत ज्यादा है सीएनजी बेटा, बोले तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है जी बेटा, सीएनजी का सबसे बड़ा फायदा हमारी पॉकेट पर नहीं है, सबसे बड़ा फायदा एनवायरमेंट पर है। एनवायरमेंट कम, ऐसा नहीं है कि सीएनजी पॉल्यूशन ही करता करता है, पर पेट्रोल डीजल के कंपैरिजन में कम करता है। ठीक है जी, ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है पर बेटर ऑप्शन कह सकते हो आप। ठीक है जी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन किसने बात करी, सबसे बड़ा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो सीएनजी पर काम कर रहा है। डीटीसी की एक भी बस पेट्रोल डीजल पे नहीं चलती, एक भी बस। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की 100% वो शिफ्ट कर चुके हैं सीएनजी पर। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो सीएनजी पर काम कर रहा है। अब इसके देखा दिखाई दूसरी स्टेट्स और दूसरी कंट्रीज भी सीएनजी पर शिफ्ट करती चली जा रही है। हमारी काफी सारी स्टेट की बेटा कॉर्पोरेशन ने अपनी डिफरेंट सिटीज में सीएनजी बसेस चला रखी हैं। ठीक है जी, और धीरे धीरे हम ईवी पर भाग रहे हैं। ठीक है जी, अभी लिखने का भी नहीं मुझे लगता कुछ खास समय बचा है। ठीक है जी, एक आधा टॉपिक पढ़ना है तो और पढ़ सकते। तुम्हारी तो वैसे कभी इच्छा भी नहीं रहती। चलो, रखते हैं आज के लिए इतना ही। बाय बाय।